आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखें, हम लोगों ने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के अधिकतर टाइप पढ़ लिया था, लगभग सारा पढ़ लिया था। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे किसकी, मतलब इनडिफिनिट तो पढ़ चुके थे, हम लोग बात करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन की। तो देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक डिफिनिट वैल्यू निकालनी होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। इनडिफिनिट में क्या था, इनडिफिनिट में हम लोग इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं ले रहे थे। मतलब क्या हुआ, अगर बात करें डिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो यहाँ से ये मतलब निकल रहा है, जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते थे fx dx, ये चीज़ जो fx dx है, ये जो इंटीग्रेशन है, और यहाँ अगर इसकी लिमिट लगा दें a से b, तो ये आपका बन गया डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको एक पर्टिकुलर लिमिट a और b के बीच निकालना है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर इस चीज़ की बात करें आप a, तो ये होता है आपका इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो देखें, इसको सॉल्व करने के जो मेथड हैं, एक फंडामेंटल मेथड है और एक लिमिट सम मेथड है। देखें एक्चुअल में ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर लिया जाए, थोड़ा सा आगे तो पढ़े, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका करना ही है, बाकी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये fx का आपको ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, तो x = a है और x = यहाँ कहीं मान लीजिए क्या है, b है। तो ये जो इंटीग्रेशन a to b fx dx है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो कर्व है fx, ये कर्व कौन सा है, fx। ये कर्व fx जो है a से b में जो एरिया बाउंड करेगा, a से b में x एक्सिस पे जो एरिया बाउंड करेगा, वही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। प्यार सुनो मेरी बात, मतलब मैं अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a से b यहाँ लिखा हुआ है, जो आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, तो a से b में इस कर्व का क्या देगा, एरिया देगा, ठीक है। और हम लोग जब शुरुआत किए थे इंटीग्रेशन में, तो देखे ही थे कि इसका क्या होता है, समेशन निकाला जाता है, सम निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका इस पूरे एरिया का सम निकाला जाएगा। अगर देखा जाए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, इस पूरे का a से b में इस कर्व का एरिया बताता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखें, ये जो है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दो मेथड बताए, एक फंडामेंटल है और एक है लिमिट सम। लिमिट सम करके निकालते थे। जो लिमिट सम वाला है वो तो देखें, अब अगर सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई में जो है वो हटा दिया है पूरा। लिमिट सम वाला जो भी कंडीशन है इंटीग्रेशन का निकालने का, वो हट चुका है। और जेईई मेंस की बात करें तो जेईई मेंस में उसका कोई यूज नहीं है लिमिट सम का, कि कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन का हम लोग देखेंगे फंडामेंटल मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जितनी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हैं, सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे जेईई एडवांस तक। तो ये हो गया इसका मतलब। अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो फंडामेंटल मेथड है वो क्या है, फंडामेंटल मेथड जो है वो क्या है बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग इसको ये मान लें कि fx का इंटीग्रेशन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये fx dx का जो हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन तो यहाँ करने जा रहे हैं। इनडिफिनिट पढ़े थे, मान लो कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx प्लस c हो रहा है। इसी तरह करते थे। अरे इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कैपिटल fx प्लस c हो रहा है। तो यहाँ क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में जब जाएंगे, a से b है आपका fx dx। हमने कहा, देखा कि fx dx का इंटीग्रेशन ये हो रहा है। सॉल्व करने का फंडामेंटल मेथड देख रहे हो आप। तो यहाँ से इसका जब इंटीग्रेशन क्या हो गया, fx dx का इंटीग्रेशन ये हो गया fx प्लस c। और अब क्या करते हैं, जब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये लिमिट जो होती है इस साइड लिखी जाती है, इस साइड लिख, इस साइड भी सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका आपको अधिकतर बुक में या कहीं भी कोई टीचर बताएगा तो इसी साइड लिमिट लिखी जाती है, लिख ली जाती है। अब क्या करते हैं,
एक बार अपर लिमिट रखा जाता है, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू एक बार आप b रखोगे, उसके बाद बीच में लगाओगे माइनस, मतलब एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखेंगे एफ बी, एक बार x की वैल्यू b, और देखिए कांस्टेंट है तो इसमें रखा ही नहीं जाएगा, तो ऐसे ही होगा, एक बार ये रख दिया गया पूरा, एक बार अपर लिमिट यानी x की वैल्यू b रख दिया, इतना हो गया, माइनस x की वैल्यू a रखेंगे, ब्रैकेट लगा ले रहे हैं एफ ए, और प्लस सी तो ऐसे रहेगा ही। तो ये चीज़ यहाँ पे और आपको क्लियर होगा कि जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है, इसका रीजन आपको यहाँ समझ में भी आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग इसको ओपन करें इस ब्रैकेट को, तो यहाँ दिखेगा एफ बी प्लस क्या दिखेगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। कैसे यार, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ये माइनस, तो ये सी से सी कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आ गई एफ बी माइनस एफ ए आ गई। तो यहाँ क्या क्लियर हो रहा, अगर हम यहाँ पे सी ना लिखे होते, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना लिखे होते, तो भी आपका क्या आता, एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो हम लगाते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में, एक बार अपर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो ये सी कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही आराम से समझो यार, सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए ही आएगा। तो इसलिए जब डिफिनिट इंटीग्रेशन की जाती है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ लिमिट नहीं लगाई जाती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाई जाती है। क्या मतलब हुआ मेरे भाई, यहाँ देखो यार, ये तो आप समझ गए हो। जैसे हमको अगर इंटीग्रेशन कोई करना हो, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमने अभी क्या बोला कि इसमें जो है आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन पढ़ते हैं एक्स क्यूब बाई 3, आप पढ़ चुके हो, एक्स क्यूब बाई 3 एक इस तरह से। अगर हम लोग इसी का देखिए, इसी का अगर हम लोग करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ प्लस सी मत लिखो, क्योंकि लिमिट लग गया है, वो ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो गया। अब क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 1 बाई 3, तो ये कितना आ गया 7 बाई 3। तो ये समझ में आया कि क्या कह रहे हैं कि पहले तो फंडामेंटल मेथड में यही है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, जो भी इंटीग्रेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है डिफरेंट के केस में, जब लिमिट दिया होगा तो एक बार x की वैल्यू आप रखेंगे अपर लिमिट, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 एक बार ये, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर a से b है और इसका कैपिटल एफ एक्स हो रहा है इंटीग्रेशन, तो एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग समझते हैं इसको। तो देखें इसमें क्या हो सकता है और चीज़ें। हमारा ये लेक्चर फर्स्ट है और ये बेसिक चीज़ें इसमें सारी बता दी जाएंगी, उसके बाद लेक्चर 2 से स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी। तो देखें अगला क्या मैं कह रहा था, मैं अभी ये बोल रहा था कि अगर जैसे लिखा हुआ है 0 से 2 एक्स डी एक्स, क्या बताया गया था, हमने ये अभी बताया a से b लिखा हो और एफ एक्स डी एक्स हो, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका मतलब होता है कि a से b में इस एफ एक्स का जो a से b में इस एफ एक्स का जो एरिया बाउंड होता है वही ये इंटीग्रेशन देता है। मैंने अभी क्या बताया कि अगर इस तरह से है, ये a है, ये b है, तो और ये एफ एक्स है, तो इस इंटीग्रेशन का मतलब हुआ इसके बीच का एरिया। इस इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, इसके बीच का एरिया।
तो मतलब क्या हुआ, अगर हम 0 से 2x dx की बात करें तो देखें दोनों मेथड से बता रहा हूँ कि अगर हम लोग उसका वो बना लें, ग्राफ बना लें और उसका एरिया निकाल लें, तो जो डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 से 2x dx आएगा वही ग्राफ से भी आएगा। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी हम ये हमारा बेसिक चल रहा है, तो मैं दोनों चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ कि a से b fx dx का मतलब होता है उस कर्व का a से b में एरिया जो बाउंड होता है वही देता है डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो जैसे हम लोग जो अभी पढ़े हैं फंडामेंटल थ्योरम, वहाँ के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x²/2। इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2। तो और यहाँ 0 से 2, यहाँ पे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, बताया था क्यों नहीं लगाएंगे। अब एक बार क्या रखोगे आप, एक बार रखोगे अपर लिमिट। देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो 1/2 आया है इसको आप बाहर भी ले सकते हो। अब यहाँ पे x² 0 से 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखें मेरे भाई, यहाँ पे आप रख रहे हो, एक बार क्या रखोगे वैल्यू इसकी, एक बार रखोगे आप इसके वैल्यू क्या रखोगे, एक बार 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर क्या लगाओगे यहाँ माइनस, यानी एफ बी माइनस एफ ए होता है इंटीग्रेशन में जो आ गया उसके बाद, तो 2 यहाँ रख दिया गया और 0 का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 4 0, यानी 1/2 × 4 कितना आ गया 2। तो 2 स्क्वायर यूनिट कहें एरिया आ रही है। हम लोगों ने किससे निकाला, जो फंडामेंटल मेथड पढ़ रहे थे, जो अभी बता रहा हूँ कि एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लाट करके और इस 2 से 0 से 2 में एरिया देखें तो भी 2 आएगा। तो बहुत ही आराम से समझना है ये क्या है, कर्व कौन सा है, ये कर्व जो है x लिखा हुआ है। हमने कर्व इसलिए छोटा सा लिया है ताकि जिससे आपका ग्राफ भी पता हो सही से, कितना बड़ा कर्व होगा, ग्राफ बना के एरिया निकाल दोगे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। जब हम लोग भी एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे तो यही रूल उसमें बताया भी जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से देखें y x ही तो है, ये जो फंक्शन है f(x) मानो या y मानो, यही ना है, f(x) x ही तो है या y x ही तो है। तो इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं y x का। तो देखिए ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ, y x का ग्राफ कैसे जाता है, y x का ग्राफ ऐसे जाता है, प्लस वाले में लेंगे तो इस तरह जाएगा, y x का ये ग्राफ है। अब इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से 2 तक, तो यहाँ ले लें 0, यहाँ कहीं x 2 आएगा, क्या आएगा x 2। तो यानी जो हम लोग इंटीग्रेशन अभी निकाले हैं 0 से 2 fx dx वाला, ये एरिया अगर निकल जाए, ए एरिया, ए जो एरिया बाउंड हुई है x 0 से 2 के बीच में, ये वही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो ये देखिए ये डिफरेंट शेप बना हुआ है, मतलब क्या ट्रेंगुलर शेप बना है। अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ तक अगर देखा जाए ट्रेंगुलर शेप, जिसका बेस क्या होगा, यहाँ ए मान लें, यहाँ बी, तो बेस क्या है, बेस है ओ ए, जो कि कितने होगा, यहाँ 0 से 2 यानी 2 आ गया। और अगर हम बात करें ए बी की हाइट की बात करें ए बी की, तो देखिए ये वाला लेंथ निकालने के लिए ए लाइन किसकी है, y x की। तो यहाँ पे x अगर 2 है तो y कितना होगा, अब y x ही है तो यहाँ पे x 2 रखोगे तो y भी कितना आएगा 2, तो ये भी कितना आ गया 2। तो यानी दोनों की वैल्यू 2 आ गई। तो इसकी एरिया क्या होगी, हाफ बेस आपका कितना हो गया 2, और हाइट कितना हो गया 2, तो कितना आ गया इसका टोटल, ये 2 से 2 कट गया, 2 यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, मतलब 2 स्क्वायर यूनिट आएगी क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। एक इसका भी 2 आया था इस तरह से, और इसका आपने एरिया भी निकाल लिया तो भी 2 आया। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो इंटीग्रेशन लिखी होती है a to b fx dx, वो उस कर्व का a से b में एरिया ही होता है, ठीक है। तो उस एरिया देखिए, अब यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप बन रहा था, रेगुलर शेप था, इसका फार्मूला याद था और ये सब हाइट निकल गया, आराम से निकल गया। बाकी जब इरेगुलर होगा, कोई कर्व रहे x³ प्लस x की पावर समथिंग इस तरह का रहेगा, तो हम लोग उसका कर्व ड्रा नहीं कर पाएंगे और एरिया का फार्मूला नहीं कोई बनेगा। तो उस केस में इंटीग्रेशन का ही यूज किया जाता है सम निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है किसमें, एरिया निकालने के लिए। एरिया ही निकालने के लिए बना ही है। एप्लीकेशन आप डिफरेंट इंटीग्रेशन अभी पढ़ोगे, एरिया बाउंड बाय द रीजन, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। और जो हमारा ये मेथड था इंटीग्रेशन बाय लिमिट समेशन,
उससे जो निकालते हैं। तो देखिए इस समय सिलेबस में हटा ही दिया है और बाकी जेईई मेंस और एडवांस में उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर किसी को वो चाहिए, अगर वो चाहता है कि उसको बोर्ड में या कहीं भी उसके आ रहा है तो कमेंट करेगा, तो उसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट सम, वो किस तरह निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय उसका चल नहीं रहा है, वो सिलेबस में है ही नहीं, और वो जान के कोई फ़ायदा भी होने वाला नहीं है कि जेईई एडवांस में मेंस में कुछ यूज नहीं है उसका, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप। बाकी आगे हम चलते हैं अब इसके। देखिए आगे क्या है, कुछ इस पे हम लोग बेसिक पहले आज क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और जब उसके बाद जो है और चीज़ें देखी जाएंगी। तो जैसे अगर हमको अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो, पहला एग्जाम्पल हमारा है, पहला एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 1 से 2x² 2x + 1 dx। अब देखिए ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका इंटीग्रेशन जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से कर लें। ये लिमिट है 1 से 2 है, तो यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 जैसे करते हैं वही बेसिक बता रहा हूँ खाली। यहाँ पे 2 है, 2 तो रहेगा, x का क्या हो जाएगा x²/2, ये 1 का क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या है 1 से 2। तो एक बार रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे 2 एक बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 रखेंगे x³ के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा 8/3। उसके बाद यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल ऑलरेडी हुआ रहेगा, यहाँ रखेंगे 2 तो 4 हो जाएगा, x² होगा ना, 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 तो 2 रहेगा, ये हो गया। माइनस लगाएंगे, यहाँ एक बार 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/3। ये 2 से 2 कट चुका है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये होगा 8/3 + 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3 + 2। तो इस हिसाब से ये देखिए ये कितना आ गया 8 + 18/3, 8 + ये चेक कर लेना यार, 18 होगा बाई 3, यहाँ सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 7/3। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपका सॉल्व करके आएगा, यहाँ आएगा 24 हो जाएगा, ये 26 सॉरी, ये 26 8 + 18 26 / 3 -7/3, तो ये हो जाएगा यहाँ से -19/3। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 19/3। तो देखते रहिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, एकदम है, 0 लेवल का है। अभी मैं और अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी ये सब देख लीजिए। क्या करना पड़ा है इसमें करना ये पड़ा है मेरे भाई की जो है, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लिया गया है, उसके बाद अपर लिमिट रखी गई है। अपर लिमिट रखी गई है का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ x³ था, तो x³ की वैल्यू कितना रख देंगे 2, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे x² है, वहाँ रखेंगे 2 तो 4 हो जाएगा, और ये 2 तो कट चुका था तो खाली x² बचा था तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो 2 रख देंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे क्या होगा 1 और 1, ये सब चीज़ें। तो इसको सॉल्व करके एलसीएम चेक कर लेना, आंसर आएगा कुछ और आएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अब जैसे देखिए ये सिंपल क्वेश्चन तो अब आप कर सकते हैं इसी तरह से, बाकी थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूशन का भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक मेथड से चेक कर लेते हैं किस तरह होगा। तो अलग अलग टाइप के हम लोग इंटीग्रेशन को देखेंगे, जिसमें फार्मूला यूज होगा, सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, प्रॉपर्टी यूज होगी। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, अगर हमारा इंटीग्रेशन हो साइन इनवर्स x / (1 - x² और dx, और लिमिट लगा हो 0 से 1। अब देखिए ये लिमिट लगा है 0 से 1 और ये है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जब वो पढ़ रहे थे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे थे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें करना क्या पड़ेगा, ध्यान क्या देना पड़ेगा, इस बात को बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग लेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स x = क्या मानेंगे t, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप x निकालना चाहो तो x की वैल्यू आ जाएगी sin t। निकालना चाहें तो ज़रूरत पड़े निकाल सकते, नहीं तो पड़े निकाल सकते हैं। तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, √1 - x²
डी एक्स इजिकल टू डी टी। ये कैसे हुआ डी एक्स इजिकल टू डी टी बताए थे। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और देखना है, जब आप इस फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें सोचनी होती हैं। देखिए, पहला तो ये हो गया कि आप लिमिट को भी चेंज करो। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना है, लिमिट को चेंज करने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि यार ये अभी एक्स में था तो ये जो वैल्यू लिमिट की लगी है वो किसकी लगी है, एक्स की लगी है ना। लिमिट की वैल्यू तो एक्स के हिसाब से लगी थी। जब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते तो एक्स की वैल्यू पुट करते 0 1 जो भी पुट करना है, लेकिन यहाँ आपने फंक्शन को अब टी में कन्वर्ट कर दिया, जो डी एक्स और डी टी में हो गया, तो लिमिट भी टी का होना चाहिए ना। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, देखो बहुत ही ध्यान से समझना है यार। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिमिट चेंज कैसे करेंगे, देखिए लिमिट को चेंज करने के लिए मेरे भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पहले केस में बेन x इजिकल टू 0 देन t क्या होगा। देखिए जब x 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 0, और यहाँ पे किसके इक्वल है ये a, साइन 0। साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, यानी t की वैल्यू क्या हो गई 0। जब x 0 है तो t भी 0 आ गया, जब x 0 है तो t भी 0 आ गया। बेन एक्स इजिकल टू मान लीजिए, मानना क्या है ही बेन एक्स इजिकल टू क्या 1। जब x, अरे मेरे भाई ये कहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये दिया हुआ है। ये जब x 0 था, देखिए जब x यहाँ 0 था हम लोग क्या लिखे, जब x 0 है तब t क्या होगा, जब x 0 है तो ये 0 यहाँ रख दो t, इसमें x 0 रख रहे हैं तो यहाँ से साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का मतलब कितना होगा 0, तो 0 रख दिया गया। ठीक है, इस बेसिस पे वो रखा जा रहा है, अपने से नहीं लिखा जा रहा है। बेन जब x की वैल्यू 1 है देन t क्या होगा, देन t, तो देन t क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे पाई बाई कह रहे हैं, साइन इनवर्स 1 लिखेंगे 1, पाई बाई 2 होता ना, पहले ही लिख दे रहे थे हम। साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2। अरे मेरे भाई जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 बनेगा। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या, कैसे पाई बाई 2 हुआ, ये तो सबको पता है लेकिन बता दे रहा हूँ। देखो साइन इनवर्स 1 का मतलब हुआ, 1 का मतलब क्या होता है साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 1 होता है। तो देखो आप प्रॉपर्टी पढ़े इनवर्स फंक्शन का, यहाँ इनवर्स होता है यहाँ ऐसे, तो ये कट के क्या आ जाएगा पाई बाई 2, तो उस हिसाब से t की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई। तो अब ये जो लिमिट, अब हम जो इसको अब करेंगे सॉल्व तो इस तरह करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t कहाँ है 0, जब x 0 था तो t 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और इस पूरे की वैल्यू क्या रख लेंगे dt, और जहाँ साइन t है, जहाँ साइन इनवर्स है x है वहाँ t, पूरे इसकी वैल्यू क्या रखना है dt। देख लें, आप देख ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा t dt, क्या हो जाएगा t dt हो जाएगा। अब t dt का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये तो पता है आपको अच्छी तरह से, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए t dt का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 2, तो एक बार हम रखेंगे t की वैल्यू पाई बाई 2, और 1 बाई 2 चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, 1 बाई 2 बाहर निकाल लिया गया तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। कैसे, टी स्क्वायर बचेगा और टी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। तो पाई स्क्वायर बाई 4 एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो इस हिसाब से इसका वैल्यू आ गया पाई स्क्वायर बाई 8। तो देखिए एक एग्जैक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आती है डिफरेंट इंटीग्रेशन में, ऐसे ही होता है। अब दूसरा हमने क्या बोला, अगर कोई बच्चा लिमिट नहीं चेंज करना चाहता है तो कैसे करेगा इसका। तो देखिए अगर लिमिट चेंज नहीं करना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ें होंगी, इसको आप देख लीजिए, बता रहा हूँ। अगर लिमिट चेंज नहीं करना चाह रहा बच्चा तो क्या करेगा, अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हो तो देखो क्या करेंगे, ये पहले आप इसको अब यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1, इस पूरे की वैल्यू क्या रखनी है dt और t dt हो गया, t dt हो गया। अब इसका जो हो गया क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। अब यहाँ पे देखिए हम बता दें लिमिट नहीं चेंज करेंगे काम चल जाता है, लेकिन दिक्कत ये आती है जब हम लोग इसको करते आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अभी t की वैल्यू क्या रखनी है। यहाँ पे अब अगर लिमिट पुट कर देंगे और आपने लिमिट तो चेंज नहीं किया है तो देखिए इसके हिसाब से क्या आ रहा है 1/2 - 0, तो इसका आंसर 1/2 जो कि क्या है गलत है।
तो यहाँ से कैसे सही होगा, ये 1/2 को तो बाहर ले ही सकते हैं, तो इसको 1/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या टी स्क्वायर 0 से 1। अब हम लोग क्या माने थे, देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर है, और 0 से 1। तो एक बार हम लोग क्या रखेंगे इसकी वैल्यू, एक बार रखेंगे इसकी वैल्यू हम लोग क्या 1, देखिए 1/2 बाहर रहेगा, एक बार 1 रखेंगे तो साइन क्या बनेगा π/2। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, एक बार स्क्वायर तो लगा ही है, एक बार एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या मतलब π/2 और उसका लगा हुआ है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा π²/4। और एक बार रखेंगे 0 तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये वही आंसर ये भी आ गया π²/8। तो π²/8 तो आ गया, लेकिन ये कब आया है, जब आपने टी को दोबारा सब्स्टिट्यूट किया है, टी को जो लेट किया था आपने वो रखा है तब आया है। तो गलती यहाँ पे होती है जब हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं इंटीग्रेशन में, तो ध्यान ना दे के जल्दी से यहाँ t1 और ये 0 रख के आंसर गलत कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लिमिट चेंज कर लें तो सही रहेगा, बाकी नहीं भी करेंगे तो आंसर तो आपको अगर याद रहे कि आपको लास्ट में क्या करना है तो आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं ध्यान देंगे तो इस केस में जिसमें लिमिट नहीं चेंज करते हैं आंसर गलत होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पे हो जाती है मिस्टेक, गलती हो जाती है। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग जाएंगे तब प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी और कुछ सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए ये सब जो चल रहा है एक तरह से सब्स्टिट्यूशन वाला ही चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ चुके थे वही चल रहा है। और सारे एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। इंटीग्रेशन 2x और यहाँ है 1 + x⁴ dx, और यहाँ पे लिमिट लगी हुई है आपकी 0 से 2। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन है। तो देखें यहाँ पे भी करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट कोई फॉर्म तो बन नहीं रहा है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए पहले लिखेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या मतलब हुआ, 1 + यहाँ पे x² लिख सकते हैं क्योंकि ये 4 दिया है और बाहर dx तो रहेगा ही। तो अब हम लोग अगर देखें, लेट करें हम लोग, अगर लेट x² क्या t, अगर x² को यहाँ t पुट करेंगे, t क्यों पुट करेंगे x² को, क्योंकि उसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। तो x² को t पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि लिमिट क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो चेंज करते हैं लिमिट, तो लिमिट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे व्हेन क्या, ये किसका लिमिट था x का, x = 0, देन t कितना होगा t। देखो जब x 0 होगा तो यहाँ x 0 रखोगे t कितना आएगा 0। अरे मेरे भाई x रखोगे 0 तो t भी 0 आएगा, तो यहाँ होगा ये 0, t 0 हो गया। अब जब x हमारा व्हेन x = कितना रहेगा 2, तो t कितना आएगा, यहाँ रखेंगे तो t कितना आएगा 4। कैसे, अरे मेरे भाई 2 रखोगे x = 2, 2 × 4 आ गया। यानी अब हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं, जब t की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 से 4 हो जाएगा। पहले क्या था 0 से 2 था। तो और आप देखो समझे रहोगे समझ जाओगे। देखो 0 से 2 है तो यानी x का स्क्वायर करेंगे, x² को t माने हैं तो 0 ही रहेगा, मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे, 2 का करेंगे 4 आएगा। तो उसी बेसिस पे चेंज हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx = क्या हो जाएगा dt। तो यानी जहाँ पे 2x dx होगा वहाँ पे रख देंगे आप dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो गया कहाँ से, 0 से 4। लिमिट क्या हो गई 0 से 4, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी dt डिवाइड बाई क्या होगा 1 + क्या t²। x² को क्या माने हैं t, x को क्या माने हैं t,
तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, आपको पता है ये क्या होता है, tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था tan इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा क्या, tan इनवर्स टी। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स कितना आ गया 4 और यहाँ आ गया क्या tan इनवर्स 0। तो हमें पता है tan इनवर्स 4 की वैल्यू तो कुछ पता नहीं हम लोग को है, तो छोड़ दें। 1 आया होता tan इनवर्स 1 तो π/4 हमको पता थी, रख देते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया tan इनवर्स 4। ठीक है, इसका आंसर। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, तो देखें इसको इस तरह सॉल्व कर लिया गया। और ऐसे ही जितने भी टाइप के इंटीग्रेशन हमारे हैं इनडिफिनिट वाले, डिफिनिट में पढ़ेंगे तो जो हम इनडिफिनिट का प्रोसीजर, जैसे देखिए इसका करने का मेथड हम लोग को पता था, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम लोग देख लिए कि क्या करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करने में ये ध्यान देना पड़ेगा कि लिमिट की जो वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। अगर लिमिट की वैल्यू ना चेंज करें तो भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत किस बात की है वहाँ पे कि आपको एक बार एक्स स्क्वायर को पुट करने के बाद करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर लिमिट ना चेंज किए होते तो ये 0 से 2 होता, 0 से क्या होता, 0 से 2 होता। मेरे भाई ध्यान से समझो, अगर लिमिट नहीं चेंज किए होते तो वो क्या होता, 0 से 2 होता। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग उस लिमिट को नहीं चेंज किए होते टी वाले को, तो हमारा इंटीग्रेशन ये tan इनवर्स टी आ गया होता। ये कितना होता, 0 से 2 होता। अब हम लोग क्या करते, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करके तब लिमिट को रखा जाता। टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माने थे ना, तो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर लेट कर मैंने यहाँ रखने के बाद तब रखा जाएगा। तो अब रखोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 2 4 हो जाएगा। एक बार एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे 4, एक बार रखेंगे 0, tan इनवर्स 0। तो इस हिसाब से क्या आंसर आएगा, tan इनवर्स 4 आएगा और इसका क्या हो गया 0। तो यही आंसर आ जाएगा। तो दोनों केस में आपको बस समझना ही है। आप अगर मान लीजिए लिमिट नहीं चेंज किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, चेंज किए तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते समय ध्यान क्या देना है, ज़्यादातर लिमिट का, कैसे लिमिट को चेंज करना है, किस तरह से, इसको ध्यान दिया जाएगा तो गलतियां होने के चांस कम रहेंगे। हम लोग अगर बात करें अब इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग x 1 प्लस x प्लस 2 dx। ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो भी है 4 शायद है, तो 4 ले सकते हैं। अब देखिए इसमें वही चीज़ है कि इंटीग्रेशन का इसमें कौन सा टाइप यूज हुआ है, इसमें कौन से टाइप के इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग जो पढ़े थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये कौन सा टाइप था, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए लिमिट से घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ दोबारा, इसका इंटीग्रेशन करके बस खाली लिमिट रखनी है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में बता देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे x डिवाइड बाई x प्लस 1 लिखो, जो दोनों प्लस में, तो किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, x प्लस 1 या 1 प्लस x, एक ही चीज़ है। तो इसका ये टाइप होता है, इस टाइप का अगर ये फंक्शन होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन का, देखिए ये हम लोग जब जनरल टाइप पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये था qx, ये था px। तो qx की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, qx नीचे वाले का ऊपर वाले से, तो है वो चीज़, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका, x प्लस 1 b बाई x प्लस 2, b बाई x प्लस 2। ए बी की वैल्यू कैसे निकालते थे देखा गया था। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला जो है कैंसिल होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये चीज़ें, अरे यार इसका इसमें और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट। और ये इक्वेशन पहले माने रखिए, उसको फिर उसी में लास्ट में जाकर रखना रहेगा। तो क्या हुआ अब,
हमको ये और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा बन चुका है क्या, यहाँ x बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है a x प्लस 2 और यहाँ पे है आपका b x प्लस 1, a x प्लस 2 b x प्लस 1। तो दो मेथड बताए थे, पहला मेथड था कि x की कोई वैल्यू ऐसा रखो कि एक पार्ट जीरो हो जाए, x की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दें, x की वैल्यू अगर इस वाले में -2 पुट कर दें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा तो वहाँ से b निकल जाएगा। और अगर यहाँ x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगा। ये चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तो हम लोग उसका यूज करके क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए, पुट x इक्वल टू -2, तो क्या फ़ायदा है, यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -b आएगा। कैसे मेरे भाई, -2 प्लस 1 -1 आएगा और -1 का मल्टीप्लाई अगर हम b में करेंगे तो माइनस का b आएगा, तो इधर माइनस और इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 2। उसी तरह से अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू कितना मेरे भाई -1, अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दिया जाए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। और ये वाला मेथड हम देखे थे कि किस बेसिस पे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। खुद सोचना पड़ेगा कि इस वाले टर्म को 0 करेंगे तो ये वाला टर्म बचेगा तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, इस वाले टर्म को 0 करेंगे ये वाला टर्म बचेगा तो वहाँ से b की वैल्यू निकलेगी। अब इस वाले टर्म को 0 करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, दिख रहा है आपको कि x वैल्यू -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ दिख रहा है x वैल्यू -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ डिटेल में पढ़ चुके हैं हम बहुत, उसमें इनडिफिनिट वाले इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ भी समझ लो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये 0 और यहाँ पे रखेंगे -1, इधर भी रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो प्लस ये आएगा। देखिए मेरे भाई यहाँ -1 प्लस 2 तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 इंटू a तो ये इक्वल टू कितना -1, एक वैल्यू कितनी आ गई -1। तो हमको ये और b निकालना ही रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग अब वैल्यू रखें इसकी, तो देखिए इस a इंटीग्रेशन जो a लिखा हुआ था x से dx x प्लस 1 x प्लस 2 a अपान दिस लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस को बाहर ले लें। अरे मेरे भाई a की वैल्यू -1 है, माइनस को बाहर ले लिए, यहाँ लिख दिए x प्लस 1 और इंटू dx है तो 1 इंटू dx हो जाएगा, 1 है तो dx लिख दो डायरेक्ट। ये dx कहाँ से आया, ये पूरी चीज़ आपको पता है, इतनी चीज़ जो हो गई इसमें कन्वर्ट हो चुकी है और a की वैल्यू निकाल चुके हो, b की निकाल चुके हो, तो ये हो गई। और ये लिमिट जो है 0 से 1 तो रहेगा ही, ये हो गया। और यहाँ क्या है प्लस 0 से 1 लिमिट रहेगा ही, b की वैल्यू कितनी आई 2 बाहर ले लें, dx अपान x प्लस 2 लिमिट तो यहाँ भी रहेगा ही। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करके उसका अलग करके हम लोग जो है क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस ये माइनस जो बाहर है रहने दीजिए, माइनस बाहर रहेगा, इसकी वैल्यू लॉग क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 1 0 से 1 और यहाँ प्लस, यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2 लॉग, सॉरी 2 तो बाहर रहेगा, लॉग x प्लस 2 0 से 1, लॉग x प्लस 2 0 से 1। तो मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा उधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए अब एक बार रखेंगे 1 तो ये माइनस यहाँ रहेगा, एक बार 1 रखेंगे तो log 2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 log 2 हो जाएगा। एक बार रखेंगे 0, यहाँ लगाएंगे माइनस तो log 1 बचेगा। क्यों, यहाँ x प्लस 1 है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो log 1 बचेगा। और यहाँ पे ये चीज़ ब्रेकेट बंद हो गया, यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा सॉरी नहीं इसका तो हो गया, ये वाला दोनों हो गया। एक बार अपर रख दिए, एक बार लोअर, अपर रखेंगे 1 यहाँ पे रखेंगे तो log 2 हो जाएगा 1 प्लस 1, और उसके बाद रखेंगे 0 x की वैल्यू तो log 1 बचेगा। अब यहाँ तो बीच में प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे यार 2, यहाँ भी एक बार x की वैल्यू क्या रखनी है 1 और एक बार रखना है 0, तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log 3, और 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ 0 रखेंगे log 2 हो जाएगा। देख लेना, दिख नहीं रहा है उसमें क्या यार, log 2 कैसे हो जाएगा,
जब रखेंगे 0x की वैल्यू 0 + 2 log 2। अब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log m/n, log m-n को क्या लिख सकते हैं log m/n, तो 2/1 प्लस यहाँ पे 2 है log 3/2, अरे log m-1 को लिख सकते हैं log m/n, तो 2/3। तो इस हिसाब से ये आ गया माइनस का log 2, और चाहें तो और इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं पे छोड़ दीजिए। इसी तरह से उस वाले को -2 जो log था यहाँ इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो कर पाएँ करके एक में लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 3/2 ये इसका जो है आंसर हो गया। तो क्या हुआ, जो हमारे लिमिट वाले यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अभी जब हम लोग प्रॉपर्टी वाला पढ़ेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो थोड़ा इससे अलग होगा। और एक बार और बता देते हैं, कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन की ऐसी वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर लिमिट में सॉल्व हो पाएगी, और कुछ ऐसे डिफरेंट इंटीग्रेशन है जिसका इनडिफरेंट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, खाली डिफरेंट पॉसिबल है। उस सारे फंक्शन को भी देखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंट इंटीग्रेशन में ऐसे कुछ फंक्शन होंगे जिनका डिफरेंट इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं लेकिन इनडिफरेंट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके डिफरेंट इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं लेकिन इनडिफरेंट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे जब फंक्शन आएंगे तो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। और जो है इसमें क्या है, जितने बेसिक इंटीग्रेशन होंगे, जिसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो बेसिक है उसको आप लगा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है आपको बेसिक वाले के क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए अब इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों को और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी हम लोग बात करेंगे दूसरे लेक्चर में। जितना आप इंटीग्रेशन का पढ़े थे टाइप, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहाँ पे है 1 + log x बाई x dx, ये है मान लीजिए। तो हमें पता है कि 1 + log x का दिया हुआ है क्या, 1 + log x। यहाँ क्या क्या चीज़ें समझनी है ध्यान दीजिएगा। यहाँ इंटीग्रेशन है। अगला एग्जाम्पल, अगर हम लोग 1 + log x को t मान रहे हैं तो क्या होगा, अगर खाली log x को मान रहे हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप 1 + log x को t मान रहे हैं तो ये 1/x dx = dt तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लिमिट चेंज करने जाएंगे लिमिट, तो देखिए यहाँ पे क्या है log x है, और log 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो क्या होगा, अगर यहाँ 0 लगा है, ऐसे फंक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे, अब log 0 नॉट डिफाइंड, तो ये तो हट जाएगा, t की वैल्यू क्या आएगी पता नहीं चल पाएगा। अरे log 0 नॉट डिफाइंड होता है, यानी अगर ये लिमिट 0 से 1 दिया हो तो इसमें ये वाला अगर आप लिमिट चेंज करना चाह रहे हो, सुनो क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने भी क्या बोला, डिफरेंट इंटीग्रेशन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो है जिसका इनडिफरेंट नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ देखिए ये डिफरेंट करने जा रहे हो, इनडिफरेंट तो इसका हो गया था। डिफरेंट में अगर 0 से 1 ले रहे हो, 0 से 1 में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे लिमिट चेंज करने के लिए, तो log 0 नॉट डिफाइन होता है। log 0 0 नहीं होता है, log 1 0 होता है। log 0 जो है इन्फिनिटी कह दें या क्या कह दें, नॉट डिफाइन कहेंगे, तो ये क्या होगा, गड़बड़ आ रहा है कुछ, ठीक। बाकी आप ये कहें कि सर लिमिट नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट कर दिया जाए फिर बाद में रखा जाए, तो बाद में रखोगे तो t की वैल्यू 0 तो रखनी, x की वैल्यू 0 तो रखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। तो और अगर मान log 1 की बात करें, log 1 तो एग्जिस्ट करेगा, log 1 तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि log 1 रखोगे, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, t की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन को देखेंगे आप तो 0 से 1 में बहुत मुश्किल है मिलना, तो इसकी लिमिट जो दी होगी तो 1 से 2 दे सकता है, 1 से 3 दे सकता है। 0 से अगर देगा तो वहाँ पे लिमिट चेंज करना या रखना प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं भाई फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा उसमें, तो कहाँ से ले पाएंगे, log 0 नॉट डिफाइंड, तो log 0 की वैल्यू कहाँ से आएगी, लिमिट कैसे चेंज होगा। तो इस इंटीग्रेशन को अगर अब यहाँ से सॉल्व करना हो तब तो इजली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसको t मान लेंगे, x की वैल्यू 1, तो log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है, log 1 0, तो log 1 की वैल्यू की बात करें
तो 0 होता है, और सब में बेस 10 है तभी log 1 की 0 होती है। तो अब देखिए तो हो गई, तो यानी अगर हम log t की बात करेंगे, जब x 0 हो t कितना आएगा 1, क्योंकि log 1 कितना होगा 0, और जब हमारा x 2 होगा तो ये log 2 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस log 2 ये आएगा। तो अब इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt और इसकी क्या हो जाएगी t, तो हो जाएगी दिस, और इसका हो जाएगा 1 से 1 प्लस log 2, इसका क्या हो जाएगा t²/2, 1 से 1 प्लस log 2, तो 1 प्लस log 2 की एक कांस्टेंट ही है, रख देंगे इसमें आ जाएगा। तो और ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात और, ये आप सही से पहले पता करिए कि 0 से 1 होगा, देखिए आप बुक से या कहीं से समझिए 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं, log a वाली फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से 1 पॉसिबल है कि नहीं, और जिस तरह का पॉसिबल है तो किस तरह करेंगे या क्या होगा आप कमेंट करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो और जो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिएगा, इसी बेसिस पे है, ठीक है। जो जितना बताया उसमें बेसिक सब बता दिया, ठीक है। और जिसको लिमिट सम का वीडियो चाहिएगा वो कमेंट करेगा, मिल जाएगा। बाकी इसमें उसका कुछ अब यूज नहीं चल रहा है ना, तो इसी वजह से उसको नहीं बताए हैं। बाकी किसी को चाहिएगा तो बता देगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।